तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि ब्लैक ज़ेत्सु नारुतो और सास्की को अपनी माँ कागुया की कहानी बताता है। बहुत हजार साल पहले की बात है। आसमान से एक उल्का पिंड धरती पर टकरा जाता है और एक विशालकाय पेड़ का रूप ले लेता है और उस पेड़ के पास एक छोटा सा प्रदेश है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग आसमान में एक चीज को उड़ता हुआ नोटिस करते हैं। अरे ये क्या है, जल्दी से वहाँ पर जाकर देखो। जी महाराज, अभी देखते हैं। और ये सभी लोग जब उस रोशनी का पीछा करते हुए जंगल में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये वही औरत है जो कि आसमान में चमक रही थी और उस दिन उस महाराज के सामने उस औरत को पेश किया जाता है। तो तुम थी वो, हाँ, जो कि कल रात को आसमान में उड़ रही थी? हाँ जी महाराज, हमने इस औरत को उस पेड़ के करीब देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दो उन्हें। हमारे महाराज तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ तुम कौन हो और हमारे देश के अंदर क्या कर रही हो। मुझे तो लगता है ये हमारे शत्रु देश की कोई जासूस है महाराज, जल्दी से इसकी तलाशी लो। और जैसे ही ये दोनों इसकी तलाशी लेने लगते हैं, कागुया किसी को भी बिना छुए सभी को बेहोश कर देती है और उस राजा के पास जाती है। मेरा नाम कागुया है और मैं उस पवित्र पेड़ की रक्षा करती हूँ। वो राजा कागुया को अपने पास रखता है और एक नौकर को उसकी सेवा के लिए भी रखता है। और तभी पड़ोसी देश के मंत्री उस राजा से मिलने आते हैं। महाराज तेंजी, अभी जो हम आपको कहने जा रहे हैं उसके लिए बुरा मत मानिएगा। जरा इसे देखिए, ये है आपका देश साकी और हमारे देश कम्बू की सीमा। ये झील जो आप देख पा रहे हो ये आपके देश के अंतर्गत आता है। दरअसल हमारे कम्बू देश का कहना है ये झील हमारे हिस्से की है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी संस्कृति से जुड़ी एक शिवालिक वहाँ पर मिली है और हम ये दावे से कह सकते हैं वो झील वाला हिस्सा हमारे ही देश का है और हम चाहते हैं कि वो भूमि हमें वापस मिल जाए। नामुमकिन, वो झील साकी देश के लिए पानी का साधन है। अगर वो हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, पर चोरी की हुई चीजों का उसके असली मालिक के पास जाना जरूरी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने देश के लिए सही फैसला लेंगे। और मैंने सुना है कि आपके पास एक स्वर्ग की अप्सरा भी है, क्या ये सच है? तब तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। और इसके बाद ही दोनों मंत्री यहाँ से चले जाते हैं और उसी दिन उस रात को राजा देखते हैं कि कागुया हर एक रात ऊपर आसमान की तरफ देखती रहती है। ये राजा कागुया के पास जाता है। तुम उस आसमान में ऐसा क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम किसी के आने का इंतजार कर रही हो? आज से मैं भी तुम्हारे साथ आसमान की तरफ देखा करूंगा। मुझे बस तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना है कागुया। मेरी इच्छा है शांति, मैं नहीं चाहती कि कहीं भी युद्ध हो। और उसके अगले ही दिन कम्बू देश के वो लोग साकी देश की जमीनों के ऊपर तीर छोड़ने लगते हैं और देश के लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं और इस सभी लोग इस खबर को राजा तेंजी तक पहुंचा देते हैं। महाराज तेंजी, कम्बू देश के लोगों ने इस बार हद पार कर दी है। अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो वो लोग हमें कमजोर समझेंगे। मैं फिलहाल कोई युद्ध नहीं चाहता हूँ, लेकिन महाराज मैंने फैसला कर लिया ना, मैं शांति चाहता हूँ। अगर यहाँ पर युद्ध होता है तो बहुत लोगों की जान चली जाएगी। हम इसके बारे में कम्बू देश के साथ बातचीत करेंगे। और उसी दिन रात को कम्बू देश के बहुत सारे लोग सीमा पर तैनात हो जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग साकी देश पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। और ये बात पता चलते ही महाराज तेंजी को जल्दी बुलाओ। माफ करना, वो अभी कागुया के साथ है। अरे ओ लड़की, चुप कर जा, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, जल्दी बुलाओ उन्हें। फिलहाल हमारी स्थिति आपातकालीन जैसी है। बात क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? महाराज, कम्बू देश पूरी सेना लेकर सीमा पर आ चुकी है। क्या कहा तुमने? कागुया, मुझे यहाँ से जाना होगा अभी इसी वक्त। युद्ध के लिए? नहीं, शांति के लिए। पर अगर हालात बिगड़ते हैं तो मुझे क्षमा कर देना। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। वो राजा कागुया को महल से दूर लेकर चले जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाते हैं और राजा अपनी सेना के साथ सीमा के नजदीक पहुंचते हैं। लेकिन उनका एक धोखेबाज सैनिक जो कि उस कम्बू देश के साथ मिला हुआ है, जिस जगह पर अभी कागुया जा रही है, उस ठिकाने की जानकारी कम्बू देश के उस मंत्री को दे देता है। तो उस अप्सरा का नाम कागुया है। हाँ, वो जगह तेंजी के महल से ज्यादा दूर नहीं है। उस अप्सरा को पाने का इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिलेगा। तुम सभी लोग बस योजना के मुताबिक काम करो। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। दुश्मन की एक टुकड़ी उस जगह पर पहुंचती है और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सैनिकों को मारकर घर को चारों तरफ से घेर लेती है। तो यहाँ पर छुपी हो तुम कागुया? हाँ, हे, तुम कौन हो? तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम मुझे नहीं जानते। मैं कम्बू देश का मंत्री हूँ। जल्द ही तुम और तुम्हारा देश हमारे आगे घुटने टेकने वाले हो और अपने प्राणों की भीख मांगने वाले हो। तो चिंता मत करो, इस अप्सरा का ख्याल मैं रखूंगा। हाँ, तो लोग झूठ नहीं बोलते। हाँ, तुम सच में बहुत सुंदर हो, पर अब से तुम मेरी हो। और जैसे ही उसके सैनिक कागुया के नजदीक जाते हैं तो वो उन्हें बिना छुए ही उनके चीथड़े उड़ा देती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर अभी हुआ क्या। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। तुम कोई खूबसूरत अप्सरा नहीं, तुम तो एक राक्षसी हो। अब तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा। आइनो और कागुया यहाँ से भाग जाते हैं और इसके अगले दिन जब साकी देश की सेना सीमा के पास पहुँचती है तो राजा तेंजी इनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सेना को वापस लेकर चले जाएं। लगता है आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। हम युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तभी वो मंत्री यहाँ पर आ जाता है। महाराज तेंजी, तुमने बहुत पहले ही युद्ध छेड़ दिया है और हम इसका जवाब बखूबी देंगे। तुम्हारी वो रानी जिसे तुम कागुया के नाम से पुकारते हो, उसने मेरे सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और मुझे भी मारने की कोशिश की। असंभव, कागुया ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं तो अपनी इस सेविका से पूछो। हे, बताओ अपने महाराज को। हाँ, ये सच है महाराज। रानी कागुया ने अपनी जादुई ताकत का यूज किया और सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो महाराज तेंजी, इसकी भरपाई के लिए हम चाहते हैं कि आप उस कागुया का सर हमें सौंपे, नहीं तो हमारे आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है।
राजा तेंजी जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर खूनम खून हो रखा है। हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। कागुया ने ये सब किया? तेंजी महाराज, अब हम क्या करें? कंबू देश की सेना की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। हाँ मैं जानता हूँ, अगर ये युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और हमारी हार निश्चित है। मुझे कागुया को मारना होगा। महाराज, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? सैनिकों, ये मेरा आदेश है। कागुया को इसी वक्त ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि कागुया और आइनो उस डिवाइन ट्री यानी कि पवित्र पेड़ के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी आइनो देखती है कि दूर से वो सैनिक उन पर तीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन कागुया अपनी ताकत का यूज करके उन्हें हटा देती है। और आइनो देखती है कि उन तीरों के ऊपर साकी देश का निशान है और इन दोनों को समझ में नहीं आता कि उन्हीं के देश के सैनिक इन पर हमला क्यों कर रहे हैं। लेकिन कागुया इन सभी के बारे में नहीं सोचती और आइनो को उस पवित्र पेड़ के पास लेकर चली जाती है। रानी कागुया, मुझे महाराज से बात करने दीजिए, लगता है उन्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। और तभी तीरों से फिर से हमला होता है, लेकिन इस बार कागुया उन्हें हटा नहीं पाती क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं बची है। मेरे पेट में एक बच्चा है, मुझे उसे बचाना होगा। रानी कागुया, ये बात महाराज को बतानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें पवित्र पेड़ के पास जाना होगा। आप जाइए, मैं इन सभी को रोकती हूँ। आइनो बिना कुछ सोचे समझे उन सैनिकों के पास जाती है, पर बेचारी उन तीरों से मारी जाती है। ये देखकर कागुया हेल्पलेस फील करने लग जाती है और सीधा उस पवित्र पेड़ के पास पहुंच जाती है। लेकिन इस तरफ साकी देश के सभी सैनिक अपने देश के अंदर अभी मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कंबू देश के सैनिक उस मंत्री के आदेश पर आक्रमण कर देते हैं। और इस तरफ साकी देश के सैनिकों के साथ तेंजी राजा दिखता है कि कागुया उस पवित्र पेड़ के पास पहुंचते ही एक चमकता हुआ फल उसके हाथों में आ जाता है और कागुया जैसे ही इसे खाती है तो उसकी तीसरी आंख यानी कि रेने शारिंगन खुल जाती है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। कागुया उड़कर आसमान में ऊपर जाती है और अनंत सुकियोमी गेंजुत्सु परफॉर्म करती है और जो सैनिक उसे मारने आए थे उनके साथ साथ कंबू देश के सैनिक भी उस कभी ना खत्म होने वाले इन्फिनिट सुकियोमी गेंजुत्सु के अंदर फंस जाते हैं और जमीन के अंदर से उस पवित्र पेड़ की जड़ें बाहर निकलकर उन सभी को जकड़ लेता है। और राजा तेंजी कागुया से पूछते हैं, कागुया आखिर तुम कौन? अब तुम्हारी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने बच्चे के साथ इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। और तेंजी राजा उन बाकी सभी सैनिकों के साथ उन जड़ों के ऊपर लटक जाता है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और ब्लैक ज़ित्सु नारुतो और सास्की को बोलता है, मेरी माँ इस दुनिया से बहुत प्यार करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इंसानों से भी प्यार करने की कोशिश की, पर उनकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। वो अपने ही बच्चों को इंसानों से रक्षा करने के लिए डिवाइन ट्री का फल खा बैठी, पर फिर भी मेरी माँ की असली निराशा वहीं से शुरू हुई थी। हाँ, तो उस दिन के कुछ दिन बाद ही मेरी माँ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। इनमें से बड़े बेटे का नाम होता है हागुरोमो उत्सुकी और छोटे का है हामुरा उत्सुकी। और कुछ सालों बाद ही दोनों जवान हो जाते हैं। बड़े भैया, हमारी माँ हमेशा आसमान में ही क्यों देखती रहती है? माँ उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताती। पता नहीं इनके मन में क्या चलता रहता है। कागुया अपने और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए साकी और कंबू देश के सभी सैनिकों को इन्फिनिट गेंजुत्सु के अंदर कैद कर देती है। और तभी एक लड़की इनके पास आती है। तुम दोनों जल्दी मेरे साथ आओ। हाउरी, बात क्या हुई है? हाउरी इन दोनों को उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उनके लोग खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। बताओ मुझे अब समस्या क्या है? मैं बताता हूँ सर, बात क्या है। ये बंदा अपनी खेती के लिए सारा पानी इस्तेमाल कर रहा है। देखो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन पानी तो सबके लिए था ना। दरअसल पानी का बहाव कल से बहुत कम हो चुका है सर। ये पानी उस पहाड़ की चोटी से आता है ना? मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा। अरे ऐसा मत करना, मैंने सुना है उस पहाड़ की चोटी के ऊपर एक खूंखार भालू रहता है। कुछ दिन पहले ही एक जड़ी बूटी लेने के लिए कोई इंसान वहाँ पर गया था, पर अभी तक वापस नहीं आया है। उसके परिवार वालों का कहना है कि वो उस भालू का शिकार बन चुका है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा, पर मुझे वहाँ पर जाकर एक बार देखना तो पड़ेगा ही। हागुरोमो, अपना ध्यान रखना। हामुरा, चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं। जी भैया। और ये दोनों जब उस पानी को फॉलो करके पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुँचते हैं तो ये के बारे में बताया था। और इस मेंढक के मुंह से ये बातें सुनकर हामुरा, कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? ये मेंढक इंसानों की तरह बात कर सकता है भाई। फिर तो मेरी भी तबीयत खराब हो चुकी है भैया, क्योंकि मैं भी इसकी बातें सुन सकता हूँ। अरे नहीं यार, तुम दोनों ठीक हो, मैं वाकई ही बोल सकता हूँ। एक बात करने वाला मेंढक। हाँ भैया, क्यों ना इसे पकड़ कर लेकर जाएं? इसे देखकर हमारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तुम दोनों बहुत बोलते हो। और तुम एक मेंढक होते हुए भी बहुत बोलते हो। अपने पीछे देखो जरा, लगता है तुम्हारे स्वागत के लिए कोई आ चुका है। अच्छा, तो वो लोग इसी भालू के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, लगता है यही सही समय है तुम दोनों को मेरी ताकत दिखाने का। और गामा मारू के एक वाटर स्टेलवार से वो भालू डर के मारे भाग जाता है और देख कर ये दोनों बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। देखो, बुरा मत मानना, इस बड़े से पत्थर को इस जगह पर मैं नहीं रखा था। दरअसल मुझे तुम दोनों से मिलना था। मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम हागुरोमो और हामुरा हो ना, जरा मेरे साथ आओ, मैं तुम दोनों को कुछ खास दिखाता हूँ। हागुरोमो अपनी ताकत का यूज करके इस बड़े से पत्थर को चुटकी में फोड़ देता है। गामा मारू इन दोनों को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर द डिवाइन ट्री साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। तुम दोनों को पता है वो क्या है? हाँ बिल्कुल पता है, पवित्र पेड़ है वो। क्या तुम दोनों ने कोशिश की उस पेड़ के नीचे देखने की? तुम दोनों को शायद पता होगा, इस पेड़ को जिंदा रखने के लिए तुम्हारी माँ लोगों से एक रिचुअल परफॉर्म करवाती है, जहाँ पर वो सभी लोग उस पवित्र पेड़ के पास जाते हैं लेकिन कभी लौट कर वापस नहीं आते। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये माँ का आदेश है कि हम उस पेड़ के करीब ना जाएं, पर तुमने कहा कि लोग वापस लौट कर नहीं आते। क्या सच में ऐसा होता है? अगर तुम इस पेड़ का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें इसके करीब जाना होगा। दरअसल ये पेड़ मनहूस है, चाहे तुम नहीं जानते। ये पेड़ इस धरती की ताकत को सूख रहा है। जब तक ये पेड़ यहाँ पर रहेगा ये धरती कमजोर होती
होती जाएगी। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पवित्र पेड़ की वजह से ही इस जगह का विकास हुआ है। जिस किसी ने भी तुम्हें ये कहा उसने तुम्हें गलत बताया है। अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो इस पेड़ के नजदीक जाओ और देखो तुम्हारी माँ क्या गुल खिला रही है। उसके बाद गामामारू यहाँ से चला जाता है और अब इन दोनों का अपनी ही माँ के ऊपर से भरोसा पूरी तरह से हट चुका है। और इसके अगले दिन ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग पवित्र पेड़ की रस्म करने के लिए द डिवाइन ट्री के पास जा रहे हैं और उनमें हागुरोमो की वो दोस्त हाउरी भी शामिल होती है। ये देखकर ये दोनों उसके पास जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है हाउरी? दरअसल पवित्र पेड़ की रस्म के लिए हमें चुना गया है। ये तुम्हारी माँ का आदेश है हागुरोमो हामुरा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त रहे। प्लीज अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। इन सभी के जाने के बाद ये दोनों अपनी माँ कागुया से बात करते हैं इसके बारे में। माँ, दरअसल हमारी एक विनती है, उस पेड़ की रस्म को प्लीज बंद कर दीजिए। नहीं, ये संभव नहीं। लेकिन क्यों माँ? हागुरोमो, मैं किसी का भी विरोध सहन नहीं करूंगी, चाहे फिर वो मेरे बेटे ही क्यों ना हो। तो माँ मुझे एक बात बताइए, रस्म के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं पर वापस लौट कर कभी नहीं आते, ऐसा क्यों होता है? बच्चे, ये रस्म बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो लोग नहीं आ जाते। वो लोग कौन है? तुम्हें अभी उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ कुछ काम के लिए। है कि ये उस डिवाइन ट्री के पास जाएगा उसका असली सच जानने के लिए। और बिना टाइम वेस्ट किए ये दोनों उस पेड़ के करीब पहुंच जाते हैं। उस डिवाइन ट्री के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। हागुरोमो जब एक की पट्टी हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उनकी दोस्त हाउरी होती है। हाउरी, ये क्या हो गया तुम? की रस्म। हाँ, हाउरी की मौत के दुख से हागुरोमो का ब्याकुगान शारिंगान में विकसित हो जाता है और ये दोनों उस झील के पास जाते हैं जहाँ पर इन दोनों ने आखिरी बार गामामारू को देखा था। गामामारू, बाहर निकलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दोनों उस मनहूस पेड़ का रहस्य जान चुके हो। ठीक है, तुम दोनों मेरे। और सबसे पहले गामामारू इस मेंढक की मूर्ति को उठा देता है और इन दोनों को अपनी ताकत दिखाता है। मेरी ताकत देखकर ज्यादा हैरान मत हो जाना, ये एक महर्षि की ताकत है। वैसे क्या तुम दोनों अपनी माँ के बारे में जानते हो क्या? क्योंकि तुम्हारी माँ का सच में जानता हूँ। गामामारू, तुम क्या जानते हो? जब तक वो पवित्र पेड़ यहाँ पर है इस धरती की प्राकृतिक ऊर्जा खत्म होती रहेगी। और अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो इस जादुई शीशे के अंदर तुम सब कुछ साफ साफ देख सकते हो। हागुरोमो उस गोले में अपनी माँ की पूरी दास्तान देखता है। ये सब कैसे हो गया? इससे पहले कि सब कुछ नष्ट हो जाए तुम्हें तुम्हारी माँ को रोकना होगा। लगता है हमें माँ से फिर से बात करनी होगी। पर भैया मुझे नहीं लगता वो हमारी बात अब सुनेंगी। लगता है तुम्हारी माँ से सीधा बात करना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं, पर हागुरोमो तुम्हारी ताकत भी लाजवाब है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि तुम अपनी माँ के सामने कुछ नहीं, भले ही तुम उसके बेटे क्यों ना हो। गामामारू, क्या तुम मुझे अपनी तरह एक महर्षि बना सकते हो? प्रकृति की शक्ति को कैसे प्राप्त करते हैं मुझे वो सीखना है। भैया, आपका इरादा क्या है? अब ये मत कहना कि आप माँ से युद्ध करने वाले हो। मेरी बात सुनो, मानवता और इस धरती को बचाने के लिए आवश्यकता पड़े तो मैं अपनी माँ से भी भिड़ जाऊंगा। हाँ, हो सकता है अगर तुम प्रकृति की शक्ति को हासिल कर लो तो अपनी माँ को हरा पाओगे। देखो, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे बस अपनी माँ को समझाना है। हाँ ठीक है, तुम्हारी बातें मैं समझ गया, तो चलो इसे आरंभ करते हैं। हागुरोमो सेज मोड की प्रैक्टिस करते हैं। किसी कार्य से बाहर गए हैं। हामुरा, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, समझे ना? कागुया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे अपनी ताकत की एक झलक दिखाती है और उस ताकत को महसूस करके हामुरा चौंक जाता है। और इस तरफ माउंट म्यूबुकू के ऊपर हागुरोमो अपनी सेज मोड की ट्रेनिंग को पूरा कर देता है और वो और गामामारू असली दुनिया में वापस आते हैं। दोनों देखते हैं कि उनकी माँ कागुया के डर से बहुत सारे लोग उनके देश को छोड़कर जा रहे हैं और ये बात हागुरोमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और अपने दिल में हिम्मत और भावनाओं को भरकर हागुरोमो अपनी माँ का सामना करने के लिए उनके सामने जाता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी सी जगह देखकर छुप जाओ। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, बस इस चीज को अपने पास रखो, समय आने पर इसका इस्तेमाल करना। ये है क्या? ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। चिंता मत करो, सही समय आने पर तुम जान जाओगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और हागुरोमो सीधा कागुया के सामने आ जाता है। माँ, हागुरोमो, तुमने और हामुरा ने मेरे आदेश की अवहेलना की है। मैंने तुम्हें मना किया था ना उस पवित्र पेड़ के पास कभी नहीं जाना। माँ, अगर आप ये जानती हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हम दोनों वहाँ पर क्यों गए थे। तो तुम्हें वो लड़की पसंद थी? हाँ, सिर्फ वो नहीं माँ, यहाँ के सभी लोग और सभी इंसानों से मुझे प्यार है। आप जो अभी लोगों के साथ कर रही हो वो एक अन्याय है और माँ, मैं ये अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं आपके अतीत के बारे में अब सब कुछ जानता हूँ। तुम नहीं जानते वो कितने निर्दयी हैं, इसलिए हमें एक विशाल सेना की आवश्यकता है। तो वो आपकी सेना है? हाँ माँ, आप हो कौन? कहाँ से आए हो आप? एक बहुत दूर जगह से, आसमान से आई हूँ मैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम दोनों कभी नहीं जा सकते, लेकिन किसी दिन मुझे वापस लेने वो जरूर आएंगे। और याद रखो, उन पर प्यार का कोई असर नहीं होता, वो सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि वो कौन है? हाँ, तो मेरा पूछने का फायदा भी नहीं। लेकिन माँ, आपने अतीत में प्यार पर भरोसा किया था और हम दोनों उसी प्यार का सबूत हैं। लेकिन उसी प्यार ने मुझे धोखा भी दिया और अब वही धोखा मुझे तुम दोनों से भी मिला। मैंने तुम दोनों की रक्षा करने के लिए कई इंसानों की बलि चढ़ा दी और मेरी ताकत भी तुम्हें विरासत में मिली है। माँ, मेरी आपसे विनती है, उस प्यार को प्लीज दोबारा से महसूस कीजिए। वो जो कोई भी है, हम उसका सामना करेंगे, पर ऐसे निर्दोष लोगों की जानें छीन कर नहीं। प्लीज पवित्र पेड़ की रस्म को रोक दीजिए। मैं नहीं चाहता कि और लोगों की जान जाए। यह असंभव है। मैंने तुम दोनों को बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया, पर लगता है सब कुछ बेकार था। मेरी ताकत जो कि तुम्हें विरासत में मिली है, मैं उसे इसी वक्त वापस लेती हूँ।